चैप्टर 2 है, चैप्टर 2, 3 और 4, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन, अर्थ, रूप और एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, फॉर्म्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि शैक्षिक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। देखिए, शिक्षा प्रशासन का जो स्वरूप आज हमें देखने को मिलता है, उसका जो स्टार्टिंग है, मतलब वो जो आज शिक्षा प्रशासन जो का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है, उसका जो स्वरूप है वो लोक प्रशासन से हुआ है। मतलब उसका जो स्टार्टिंग है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन से हुआ है, ठीक है। वस्तुतः शिक्षा प्रशासन लोक प्रशासन का एक अंग है। शिक्षा प्रशासन लोक प्रशासन का एक अंग है, फिर भी यह उसका अंग होते हुए भी उससे भिन्न है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा प्रशासन में क्या होता है, विद्यालय से संबंधित होता है, ठीक है। विद्यालय क्या है, विद्यालय एक स्वयं में विशिष्ट संस्था है, ओके। तो इसमें जो हम प्रशासन शब्द यूज कर रहे हैं वो लैटिन भाषा में है, ठीक है। लेकिन इसका लैटिन में क्या हुआ है, बहुत कम प्रयोग हुआ है, लेकिन रोमन साहित्य में इसका यूज ज़्यादा हुआ है। किसका, प्रशासन शब्द का, ठीक है। रोमन युग में प्रशासन शब्द का प्रयोग आज की भांति होता रहा है, मतलब जितना आज प्रयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा में, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एजुकेशन जो है शैक्षिक प्रशासन हुआ है, तो जैसे कि आज प्रशासन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे। तो प्रशासन शब्द का प्रयोग जो है आज की भांति हो रहा है, परंतु इस शब्द का जो निश्चित रूप है वो, उसका जो अर्थ है वो जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया में विकसित कैमेरियल विचारधारा, एक कैमेरियल विचारधारा थी। अगर ये पूछा जाए कि कैमेरियल विचारधारा कहाँ है, ठीक है, तो मतलब कहाँ विकसित हुई थी, तो जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया में विकसित, ठीक है। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में कैमेरियल विचारधारा विकसित हुई थी। ऑप्शंस आपको दे सकते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूएसए और नीदरलैंड, इस तरीके से। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया है, इसमें से अगर कोई एक ऑप्शन होता है तो जर्मनी होगा, अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो सी या डी ऑप्शन होगा कि ए और बी या ए और सी, ठीक है। तो आपको उस तरीके से लगाना है। फिर नेक्स्ट है कि इस विचारधारा ने सार्वजनिक सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों को प्रशासन से जोड़ा है, और इस मान्यता को आगे बढ़ाने के कार्य में निम्नलिखित 3 विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि प्रोसे नामक विद्वान ने प्रशासन को नीति के रूप में लिया है। किसने, ये देखो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। प्रोसे नामक विद्वान ने प्रशासन को एज अ पॉलिसी के रूप में लिया है। जिंके नामक विद्वान ने इसे व्यवस्थापन मतलब मैनेजमेंट के रूप में लिया है, और वॉन जुस्टी ने प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में व्यक्त किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अब हैमिल्टन का विचार है कि सरकार का कार्य व्यापक अर्थ में उन सभी कार्यकलापों से संबंधित है जो शासन प्रणाली को करने होते हैं। मतलब क्या है, सरकार का कार्य व्यापक अर्थ में उन सभी कार्यकलापों से संबंधित है जो शासन प्रणाली को करने होते हैं, ठीक है। मतलब बॉडी पॉलिटिक्स को करने होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे है कि परंतु शासन जो प्रशासन है, परंतु प्रशासन मात्रा कार्यपालिका के कार्यों में संबंधित रहता है, ठीक है। अब है कि सन 1887 ईस्वी में वुडरो विल्सन ने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नामक पुस्तक का प्रकाशन कराया। तो वुडरो विल्सन ने 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कराया था। इसने प्रशासन को विशेष रूप से सरकार के कार्यों के रूप में परिभाषित किया, जिसके फलस्वरूप 1906 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई, ठीक है। तो 1906 में किसकी स्थापना हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 1906 में यूएसए में स्थापना हुई, ठीक है। फिर क्या है कि वुडरो विल्सन ने प्रशासन को सरकार के कार्यों, राज्य की नीतियों, योजनाओं आदि से संबंधित किया। इसके बाद फ्रैंक गुडनो ने प्रशासन तथा पॉलिटिक्स का अलग अलग कार्य माना। किसने माना है, फ्रैंक गुडनो ने, ठीक है। फ्रैंक गुडनो ने प्रशासन और पॉलिटिक्स का कार्य अलग अलग माना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने प्रशासन और पॉलिटिक्स का कार्य जो है अलग अलग माना है, तो फ्रैंक गुडनो ने, ठीक। फिर इस प्रकार प्रथम ने नॉर्मेटिव रूप में और हिंदी द्वितीय ने व्याख्यात्मक रूप में स्पष्ट किया है। मतलब यह है कि जो विल्सन और फ्रैंक गुडनो ने प्रशासन को अलग अलग अर्थों में व्यक्त किया है, तो विल्सन ने प्रशासन को कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, हाउ, ठीक है, तो नॉर्मेटिव रूप में। और जो गुडनो ने है क्या किया है, इसको कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये कैसा है, सॉरी ये कैसा है, ये कैसा होना चाहिए, मतलब नॉर्मेटिव है, कैसा है मतलब डिस्क्रिप्टिव है, व्याख्यात्मक है। तो इन दोनों पार्ट में मतलब इसको डिस्क्राइब किया है। फिर है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में प्रशासन की मान्यता में भी विकास हुआ, और इस काल में 3 विचारधाराएं विकसित हुई। कौन कौन सी, मेरी पॉर्टर,
मेरी पार्कर फोलेट, ठीक है। मेरी पार्कर फोलेट जो कौन है, ये प्रशासन के सामाजिक दर्शन की पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार की है। प्रशासन के सामाजिक दर्शन की पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार की है। फिर नेक्स्ट है कि मॉरिस एल कुक, पीटर ड्रगर, इन्होंने क्या की है, प्रशासन को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जिसमें कला, विज्ञान, नैतिक मूल्य और कला, विज्ञान, नैतिक मूल्य तीनों ही पक्षों का समन्वय होता है, ठीक है। मैरी पार्कर फोलेट ने क्या माना है कि प्रशासन के सामाजिक दर्शन की पृष्ठभूमि तैयार की है, ठीक। लेकिन मॉरिस एल कुक, पीटर ड्रगर ने जो है प्रशासन को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जिसमें कला, विज्ञान और नैतिक मूल्य तीनों ही पक्षों का समन्वय होता है। फिर क्या है कि लूथर गुलिक और उर्विक ने वैज्ञानिक प्रशासन के विकास में समाजशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। इन तत्वों के आधार पर प्रशासक भविष्य दृष्टा, मतलब फ्यूचर जो है, मतलब फ्यूचर जो है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य दृष्टा बन सकता है, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक कह सकते हैं, वो बन सकता है। प्रशासन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में 3 घटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब जो प्रशासन है उसको साइंटिफिक मतलब कॉन्सेप्ट देने में 3 घटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन से? कौशल विकास विधि, मतलब एफिशिएंसी मेथड। सेकंड, व्यवस्थापन विधि, मतलब मैनेजमेंट साइंस। थर्ड है मात्रात्मक निर्णय, मतलब क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 3 घटक मतलब जो है प्रशासन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में कौन से 3 घटक हैं? तो 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और चौथा कोई और ऑप्शन होगा या फिर चौथा दे दी जाएगी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। कौशल विकास विधि, ठीक है, वैज्ञानिक आधार बनाने में, प्रशासन को वैज्ञानिक आधार बनाने में सहायक है। व्यवस्थापना विधि जो है वो भी प्रशासन को वैज्ञानिक आधार बनाने में सहायक है। और मात्रात्मक विधि जो है वो प्रशासन को वैज्ञानिक आधार बनाने में सहायक है, ठीक। नेक्स्ट है कि यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन का अर्थ तथा परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो यद्यपि शैक्षिक प्रशासन सामान्य प्रशासन या लोक प्रशासन का एक अंग है, जैसे कि हमने पढ़ा है, शैक्षिक प्रशासन सामान्य प्रशासन या लोक प्रशासन का एक अंग है, ठीक है। इसलिए शैक्षिक प्रशासन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं, हम उसको पढ़ेंगे। देखिए, शिक्षा अनुसंधान का विश्वकोश, ठीक है, ये कहा गया शिक्षा अनुसंधान का विश्वकोश। तो इसमें कहा गया कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयास का समन्वय तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। यह प्रक्रिया केवल बालकों तथा नवयुवकों के विकास से ही संबंधित नहीं, वरन इसके अंतर्गत प्रौढ़ों तथा कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मतलब शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रयास का समन्वय और उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार करते हैं जिससे कि मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके, ठीक है। मतलब जो हम प्रयास का समन्वय और जो सामग्री होती है हम उसका इस प्रकार यूज करते हैं कि मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। और यह प्रक्रिया केवल बालकों तथा नवयुवकों के लिए नहीं है, मतलब ये प्रौढ़, मतलब जो मतलब एडल्ट्स और मतलब कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व प्रदान करता है, ठीक है। मतलब लिखा नहीं है चाइल्ड एंड यूथ बट आल्सो विद द ग्रोथ ऑफ एडल्ट्स एंड पर्टिकुलरली विद द ग्रोथ ऑफ स्कूल पर्सनल। ओके, फिर नेक्स्ट है कि कैम्बेल और अन्य ने मतलब जो डेफिनेशंस दी है वो क्या है? तो उन्होंने कहा है कि शैक्षिक प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों तथा नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित हैं। क्या है इसमें? कि जो शैक्षिक प्रशासन है उसमें शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों तथा नीतियों के विकास को प्रोत्साहन करने वाली सुविधाएं निहित हैं, ठीक है। यह शिक्षण तथा सीखने की उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है, साथ ही शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए भौतिक मानवीय तत्वों की व्यवस्था भी करता है, ठीक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें आप एक तरीके से ये देखिए, जब स्टेटमेंट को पहचानना होगा तो आप उसके कुछ की पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि कैम्बेल ने कहा, क्या कहा इसमें, सीखने तथा मतलब शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया। अगर ये आ रहा है कि शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया तो वो कैम्बेल ने बोला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखिए शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया आ रही है। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं की पॉइंट आप लिख सकते हैं। स्टेटमेंट्स कैसे याद करने हैं उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके लिए परेशान मत होइए, बिल्कुल बना दूंगा। बस ये है कि आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करते रहिए कि कैसे आपको याद करना है। बाकी मैं जो है मतलब एक कैसे करना है याद वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेलफोर ग्राहम ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि शैक्षिक प्रशासन
उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है। ओके, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। मतलब इनका ये कहना है कि बिल्फोर ग्राहम ने जो बोला है कि जो उनके पास जो आर्थिक संसाधन है, ठीक है, उससे वो इतना कैपेबल हो जाएं, मतलब जो समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, और उससे वो इतना कैपेबल हो जाएं कि वो अपने प्रशिक्षण को सर्वोत्तम प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। ठीक, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है ना, मतलब ये तो नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये शैक्षिक प्रशासन के अर्थ हैं। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है, जिसकी डेफिनेशंस दी गई थी, उसकी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि आर्मार्ट पॉल। ठीक है, आर्मार्ट पॉल ने जो क्या कहा है कि शैक्षिक प्रशासन का जो अर्थ है वो छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्य की दिशा में प्रवाहित करना है। ठीक है, इस दृष्टि से शिक्षकों का जो साधन के रूप में प्रयोग करना तथा प्रक्रिया का संचालन ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में करना जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति के साधन दोनों से विभिन्न प्रकार से संबंधित है। ठीक है, इसको हम फिर से पढ़ते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा। देखिए, आर्मार्ट पॉल ने कहा है कि शैक्षिक प्रशासन का अर्थ ये है कि छात्रों के विकास को एक निर्धारित उद्देश्य की दिशा में प्रवाहित करना, जैसे कि जो छात्रों का जो गोल है, ठीक है, उनके डेवलपमेंट को उस गोल की तरफ बढ़ाना। तो इस दृष्टि से शिक्षकों का जो साधन के रूप में प्रयोग कर होता है, जो शिक्षकों का एक तरीके से हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तथा इस प्रक्रिया का संचालन ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में करना जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति के साधन दोनों से विभिन्न प्रकार से संबंधित हो। ठीक है, मतलब ये है कि मतलब छात्रों के विकास के लिए हमें एक डेवलपमेंट जो है, एक गोल डिसाइड करना होगा, और उस गोल में हम जिस मतलब शिक्षकों को हम एक साधन के रूप में, एक सोर्स के रूप में यूज करते हैं, तथा जो ये मतलब एक जो छात्रों का डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें एक ऐसे जन समुदाय को संदर्भ में करना जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति के साधन दोनों प्रकार से संबंधित हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या हैं भाई। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन आखिर क्या चाहता है, मतलब इससे क्या होना चाहिए। तो इससे ये होना चाहिए कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या है, देखिए शैक्षिक प्रशासन क्या है, हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। शैक्षिक प्रशासन ये है कि अगर आपका एक स्कूल है, आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कि बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करता है। मतलब वहाँ पे साफ़ सफाई रहे, वहाँ पे खुली हवा आए, ठीक है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए मतलब एक वातावरण तैयार करता है। ओके, जैसे कि कैंडल महोदय का मत है कि मूलतः शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यह है कि अध्यापकों तथा छात्रों को ऐसी परिस्थितियों में एक साथ लाया जाए जिससे कि शिक्षा के उद्देश्य अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त हो सकें। ठीक है, क्या इनका क्या मतलब है कि जो शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यही है कि छात्र और अध्यापक को एक ऐसी परिस्थिति में लाया जाए जिससे कि शिक्षा के उद्देश्य को अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। शिक्षा कब मिलेगी, जब टीचर और स्टूडेंट साथ में एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ की दोनों लोगों को कंफर्ट रहेगा। ठीक है, तो कैंडल यही कहना चाह रहे हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना। नेक्स्ट है कि सही बालकों को सही दिशा द्वारा सही शिक्षा प्रदान करना। सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा सही शिक्षा प्रदान करना। तो इसमें ग्राहम बेलफोर महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा राज्य के सीमित संसाधनों के अंतर्गत उपलब्ध व्यय से ही शिक्षा लेने योग्य बनाना, जिससे वे बालक शिक्षा प्राप्त करने के लाभान्वित हो सकें। मतलब ये कहना है जो हमारे पास है, जो आपके पास सोर्स है, उसके साथ में ही। नेक्स्ट है कि शिक्षा का उत्पादन का साधन, शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना। ठीक है, जैसे कि क्या है कि शैक्षिक प्रशासन शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाने के में सहायता करता है। जो शैक्षिक प्रशासन है वो शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाने में सहायता करता है। फलस्वरूप किसी संस्था के छात्रों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन शैक्षिक प्रशासन छात्रों की संख्या में वृद्धि तक ही सीमित नहीं रहता है, अपितु इससे भी आगे बढ़कर छात्रों की योग्यता और गुणात्मकता में वृद्धि करने का भी प्रयास करता है। तो मतलब शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना। ठीक है, मतलब ये है कि जो छात्र आते हैं, अगर उनकी संख्या में वृद्धि होती है तो ये नहीं कि मतलब ज़्यादा संख्या होगी तो अब उनको हम छोड़ दें। मतलब जो ये शैक्षिक प्रशासन होता है, जो मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये क्या करता है, ये उसकी व्यवस्था करता है कि और मतलब बैठने की, टीचर्स की व्यवस्था करता है ताकि आगे बढ़कर के जो छात्रों की योग्यता और गुणात्मकता में वृद्धि करने का प्रयास हो सके। ठीक है, ताकि उनको और नॉलेज और उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके। ठीक है, यह प्रयास बालकों के परीक्षा परिणामों से विदित होता है। जब हम उन पे कुछ मतलब इन्वेस्ट करेंगे, उनको अच्छी सी शिक्षा देंगे, तब उनके परीक्षा परिणामों से ही तुम समझ पाएंगे कि मतलब
कितना उत्पादन हुआ है, कितना मतलब इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना मतलब इसकी शैक्षिक प्रशासन जो है शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाने में भी सहायता करता है। किस तरीके से, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है कि शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनियोजित योजना रूप प्रदान करना। इसमें आर्थर बी मोहिलमन जो है, इनका कथन है कि शिक्षा का कार्य निश्चित संगठन एवं सुनिश्चित योजना, विधियों, व्यक्तियों तथा आर्थिक संसाधनों के माध्यम से चलना चाहिए। इनका ये कहना है कि जो शिक्षा का कार्य है वो निश्चित संगठन एवं सुनिश्चित योजना, ठीक है, एक आपके पास एक प्रारूप हो, आप एक पाठ्यक्रम के साथ में चलें, विधियों मतलब अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम, व्यक्तियों मतलब एक टीचर के माध्यम से, और आर्थिक साधनों के माध्यम से चलना चाहिए। ठीक है, आर्थर बी मोहिलमन का ये स्टेटमेंट है। तो शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनियोजित रूप प्रदान करना। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट ही पूछे जाएंगे, हम इसीलिए आपको स्टेटमेंट समझा रहे हैं क्योंकि ये इसमें से कुछ ऐसा है नहीं जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो इसीलिए शिक्षा को सुनियोजित योजना और सुनियोजित रूप प्रदान करना। तो इसमें आर्थर बी मोहिलमन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा का जो कार्य है वो निश्चित संगठन, सुनियोजित योजना, विधियों, व्यक्तियों तथा आर्थिक साधनों के माध्यम से चलना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना एवं शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करना। तो शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना। ठीक है, जहाँ पे जिसकी जितनी ज़्यादा नीड हो उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना, एवं शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करना। हमको उसका एक फॉर्मा बनाना और जो भी हम बनाते हैं उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी योजना बनाते हैं, जो भी प्लान बनाते हैं उसको हमको क्रियान्वयन करना है, उसका इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसमें क्या कहा है, जैसी भी सीयर्स महोदय ने इसमें एक कथन कहा है कि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय तथा प्रत्येक कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप लेना अत्यंत आवश्यक है। जैसे भी सीयर्स महोदय ने जो है शैक्षिक प्रशासन को लेकर के कहा है कि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय तथा प्रत्येक कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप लेना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का हम समझ रहे हैं कि शैक्षिक प्रशासन का जो उद्देश्य है वो छात्रों तथा कर्मचारियों में श्रेष्ठ नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानता की भावना का विकास करना है। ओके, शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य छात्रों एवं कर्मचारियों में श्रेष्ठ नागरिकता, श्रेष्ठ धर्मनिरपेक्षता तथा समानता की भावना का विकास करना है, और यह भावना क्या है, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करती है। ओके, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि एक दूसरे की मदद करना। ठीक है, शिक्षा के नवीन उद्देश्यों, मूल्यों, सामान्यताओं, सिद्धांतों आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, तो प्रजातांत्रिक का मतलब ये है एकदम इंडिपेंडेंट, एकदम फ्रीडम के साथ में जो है सभी तक शिक्षा पहुँचे और ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, तो प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने का मतलब ये होता है। तो इसमें इन्होंने स्टेटमेंट कहा है के.जी. सैयदेन ने कि आज के युग में विद्यालय को प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाना चाहिए। आज के युग में विद्यालयों को प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाना चाहिए। यदि यह सिद्धांत ही ओझल हो गया तो प्रशासन तथा निरीक्षण का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो के.जी. सैयदेन ने कहा है कि आज के युग में जो विद्यालय है उसको हमको एक प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाना चाहिए। यदि यह सिद्धांत ही ओझल हो गया तो प्रशासन तथा निरीक्षण का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं शिक्षा प्रशासन का क्षेत्र, मतलब स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसका पहला क्या है, कानूनी नियम एवं व्यवस्था। कानूनी नियम व व्यवस्था। तो शैक्षिक प्रशासन के विस्तार को देखते हुए इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, मतलब इसका क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है। तो कानूनी नियम व व्यवस्था। ठीक है, तो इसका क्षेत्र क्या है, कानूनी नियम मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। वहाँ पे जो है स्कूल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और उनके अधिकार जो वहाँ पे जो मतलब जो लोग, जैसे कि मान लो जो कमेटी होगी वहाँ की, उनको अधिकार और कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को वहाँ के उन लोगों को निर्धारित करना। इस प्रकार प्रशासन से संबंधित नियम जो वहाँ नियम बनते हैं, कानून, शर्तें, व्यवस्थाएं आदि को शैक्षिक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बाल केंद्रित व्यवस्था। ठीक है, मतलब ये देखिए आधुनिक काल में बालक पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बालक पर आधुनिक काल में विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए आज की शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। कौन सी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित से अभिप्राय बालक के विकास के लिए की जाने वाली प्रक्रिया से है। ठीक है, बालक के विकास के लिए की जाने वाली प्रक्रिया से, मतलब हम ऐसा कर रहे हो जिससे कि जो है बालक का डेवलपमेंट हो रहा हो। ठीक है, जो है बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा हो।
जैसे कि अर्थात बालक के व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के उद्देश्य निर्धारित करना, बालक की रुचि, क्षमता, समाज की आवश्यकता और अनुरूप शिक्षा की प्रक्रिया निर्धारित करना, प्रवेश, उन्नति, अनुशासन, मतलब इन सब चीज़ों पे डेवलपमेंट करना। देखिए एक अच्छा बालक क्या होगा, उसमें संस्कार होंगे, उसमें अनुशासन होगा, उसमें डिसिप्लिन होगा, ठीक है, उसमें मतलब डेवलपमेंट की चीज़ें उसमें होंगी, ठीक है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस उसमें होगा। तो ये जो है बच्चे के डेवलपमेंट की यहाँ पे बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो बाल केंद्रित व्यवस्था यहाँ पे इसको यहाँ पे ये कहना है। तो इसमें क्या है, अतः शैक्षिक प्रशासन जो है बालक की प्रगति, प्रवेश और अनुशासन के नियम बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि शैक्षिक प्रशासन बालक के लिए क्या क्या मतलब बनाता है, मतलब या किसके लिए कार्य करता है। जो शैक्षिक प्रशासन है वो बाल केंद्रित से अभिप्राय क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बाल केंद्र से अभिप्राय क्या है, बालक के विकास के लिए की जाने वाली प्रक्रिया, और शैक्षिक प्रशासन जो है बालक की प्रगति, प्रवेश और अनुशासन के नियम बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कर्मचारी वर्ग। अब कर्मचारी वर्ग क्या है, देखिए कर्मचारी वर्ग का मतलब ये है कि देखिए शैक्षिक व्यवस्था की जो सफलता है वो अच्छे प्रशासन पर निर्भर करती है, ठीक। और अच्छे प्रशासन में कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और अच्छे कार्यकर्ता कैसे कोई बनता है, जैसे कि देखिए अगर कोई अच्छा कार्यकर्ता आपको बनाना, मतलब अच्छा अगर एम्प्लॉय आपको अगर कर्मचारी अगर आपको चाहिए तो उसको टाइम पे सैलरी दीजिए, ठीक है। और उसके लिए मतलब मेडिकल व्यवस्था करिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके साथ खड़े रहिए, ठीक है, उसको बोनस दीजिए, ठीक है। तो कर्मचारी वर्ग मतलब इसका शैक्षिक व्यवस्था जो जो शैक्षिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका क्षेत्र ये होता है कि जो कर्मचारी हो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना, ओके। फिर क्या है, वित्तीय नियोजन, मतलब जैसे कि अगर कि स्कूल में किसी चीज़ की कमी हो गई है, ठीक है, मतलब ये क्षेत्र हैं जिसका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र हैं, ठीक है। कि मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो शैक्षिक प्रशासन है, जो वहाँ पे जो कमेटी होगी वो क्या करेगी स्कूल के लिए। तो वित्तीय नियोजन करना मतलब अगर कोई चीज़ की कमी रह गई, भवन निर्माण योजना बनाना है, आय व्यय का लेखा जोखा जो भी करना है, ठीक है, नीतियाँ बनानी हैं, कार्यक्रम करने हैं, तो उन सभी से बजट बनाना है, ठीक है, बीमा के लिए, भवन निर्माण के लिए, स्टाफ का व्यय, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वित्तीय नियोजन, ठीक है। तो अतः शैक्षिक प्रशासन वित्तीय साधनों का पता लगाता है और शैक्षिक लक्ष्यों की शर्तों हेतु उनका दोहन करता है। एक मतलब शैक्षिक लक्ष्यों मतलब जो लक्ष्य निर्धारित करता है उनके साथ में उनका दोहन करता है, मतलब उनको पूरा करता है। फिर क्या है, भौतिक व शारीरिक सुविधाएं। तो इसमें क्या है, भौतिक मतलब जैसे कि भौतिक सुविधाएं क्या हैं, विद्यालय भवन, उपकरण, रख रखाव और खेल कूद की मतलब यहाँ पे व्यवस्था कराना, ठीक है, जैसे खेल का मैदान, खेल सामग्री, निर्देशन, स्वास्थ्य की जांच कराना प्रशासन का दायित्व है। तो भौतिक एवं शारीरिक सुविधाएं भी प्रशासन का दायित्व है, जो शैक्षिक प्रशासन है उसका दायित्व है। फिर अगला है पाठ्यक्रम। अब देखिए शैक्षिक प्रशासन क्या है, वो भी शैक्षिक प्रशासन ही पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, ठीक है, वही पाठ्यक्रम क्रिएट करता है। तो क्या होता है, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम पाठ्यक्रम होता है और पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रशासन से सीधा संबंध रखता है। शैक्षिक प्रशासन पाठ्यक्रम का निर्माण, आयोजन और परिवर्तन करता है, ठीक है। तो हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये व्यापक जनसंपर्क जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम एक लाइन पढ़ लेते हैं कि व्यापक जनसंपर्क मतलब क्या है। तो व्यापक जनसंपर्क का मतलब है कि हमको अधिक से अधिक छात्र, अध्यापक, ठीक है, और अभिभावक जो हैं इन सब से मिलना है, और इनके बिना जो है कोई भी कार्यक्रम संचालन संभव नहीं है। तो मतलब व्यापक जनसंपर्क का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना, उनको शामिल करना, ठीक है, उनको समझाना, उनके बच्चों के बारे में बताना, टीचर्स को मतलब बताना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, शैक्षिक एडमिनिस्ट्रेशन का, शैक्षिक प्रशासन का एक मतलब क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय लक्ष्य एवं आकांक्षाएं तथा शैक्षिक प्रशासन, नेशनल गोल्स एवं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखिए भारतीयों ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रीय एकीकरण को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया है। मतलब भारतीयों हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जहाँ पे सभी धर्मों का आदर हो, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी धर्म विशेष को, किसी एक धर्म विशेष को मान्यता ना देकर के सभी धर्मों की आदर व सम्मान करना। समाजवाद तथा राष्ट्रीय एकीकरण को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया है। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। उदाहरणार्थ के लिए लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, उत्पादन में वृद्धि करना, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र बनाना, ठीक है, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, यहाँ पे क्या क्या राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, ठीक है, आकांक्षाएं हैं तथा शैक्षिक प्रशासन, मतलब राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, ठीक है, आकांक्षाएं इनकी आगे हम देखेंगे और शैक्षिक प्रशासन के बारे में जानेंगे। तो ये यहाँ पे ये शिक्षा आयोग ने एक स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य सुधार यह है
कि इसको परिवर्तित करके लोगों के जीवन आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से इसका संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाए और इस प्रकार इसको उस सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन बनाया जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ये स्टेटमेंट आ सकता है, तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि शिक्षा आयोग ने इस संबंध में ये लिखा है कि शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य सुधार, ठीक है, यहाँ पे सुधार करने की बात करें कि अनिवार्य सुधार यह है कि इसको परिवर्तित करके लोगों के जीवन, आवश्यकताओं और उनकी आकांक्षाओं से इसका डायरेक्ट संबंध स्थापित करो। ठीक है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं। इस प्रकार इसको उस सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन बनाया जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो मतलब जो शिक्षा है, जो शैक्षिक प्रशासन है, उसको हमको डायरेक्ट जो मतलब लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, ठीक है, जो शिक्षा है, हमको उस लेवल पे इन लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करानी है जो कि उनको डायरेक्ट उनकी आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, उनके जीवन से कनेक्टेड हो। ठीक है, शिक्षा आयोग यहाँ पे ये कह रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अतः शिक्षा को राष्ट्रीय जीवन एवं उसकी आकांक्षाओं के अनुकूल ढालना आवश्यक है। यह उद्देश्य कुशल शिक्षा प्रशासन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये हम पढ़ लेते हैं कि हमारे समाज में लोकतांत्रिक ढंग को अपनाया गया है। ठीक है, लोकतांत्रिक पता है क्या होता है आपको? लोकतांत्रिक ढंग को अपनाया गया है। इस लोकतांत्रिक समाज की सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि इसके नागरिक कुशल व योग्य हों। सिंपल सी बात है, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री का जो है मतलब डिमांड यही होगा कि उसके जो नागरिक हों वो कुशल और योग्य हों। उनमें सामाजिक कुशलता का होना भी आवश्यक है। तो ये जो मांग है ना कि सामाजिक कुशलता हो, कुशल और योग्य, ये मांग किस पे है? स्कूलों पे। ठीक है, इसका दायित्व किस पे है? स्कूलों पे। और विद्यालय जिस प्रकार के नागरिक तैयार करेंगे वैसा ही समाज बनेगा। अतः इस मांग की पूर्ति के लिए विद्यालयों में नागरिक क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब जो वहाँ पे सिटीजन एक्टिविटीज़, मतलब वहाँ पे एक सोशल एक्टिविटीज़ कुछ मतलब है, वहाँ पे स्थान दिया जाना चाहिए जिससे बालकों में कुशल नागरिकता का विकास हो सके। ठीक है, फिर क्या आता है कि भारत में इस समय दोनों पक्षों पर बल देने की आवश्यकता है। ठीक है, कौन से दो पक्ष हैं? एक प्रौद्योगिकी, ठीक है, जैसे कि प्रौद्योगिकी, प्राविधिकी और प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करना अनिवार्य है और भारत में इस समय दोनों पर फोकस करने की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब प्रौद्योगिकी पे भी और क्या बोलते हैं जो नॉर्मल शिक्षा है, कृषि शिक्षा पे भी और औद्योगिक प्राविधिकी भी, मतलब इन प्रौद्योगिकी संस्थाओं पर भी, दोनों पे। ठीक है, इसी कारण आज मूल्यपरक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। तो अगर नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज के समय कौन सी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है? मूल्यपरक शिक्षा, ठीक है, या फिर कोई अदर शिक्षा, मतलब व्यवहारिक शिक्षा, ठीक है, बिहेवियरल ओरिएंटेड एजुकेशन, या फिर व्यावसायिक शिक्षा। तो मतलब व्यावसायिक शिक्षा तो दी ही जा रही है, लेकिन आज जो है एक मूल्यपरक शिक्षा, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन पर बल दिया जा रहा है इसीलिए। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक प्रशासन, जो मतलब नीड अ इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसका महत्व क्या है, तो इसको हम आगे समझेंगे। शिक्षा के निर्धारण उद्देश्यों की प्राप्ति, जो हम शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं, जो गोल डिसाइड करते हैं, उनको हम शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? शिक्षा में प्राप्त अपव्यय व अवरोधन को दूर करने हेतु, मतलब यह है कि शिक्षा, जो शैक्षिक प्रशासन की कुशलता जो है अपव्यय और अवरोधन को रोकने में सहायक हो सकती है। जो शिक्षा में व्याप्त अपव्यय क्या है? अपव्यय मतलब वही हमने बात करी थी कि अपव्यय से मतलब है कि अभिप्राय, मतलब जो है बालक का बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना। ओके, इससे क्या होता है? राष्ट्रीय धन तथा श्रम दोनों का अपव्यय होता है। और अवरोधन क्या है? मतलब बालक का बार बार एक ही कक्षा में फेल होना। ठीक, तो इसलिए अच्छी शिक्षा के लिए प्रशासन को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप ही समाज का विकास होता है और देश का निर्माण होता है। अतः शैक्षिक प्रशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी महती आवश्यकता है, मतलब महती मतलब बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानवीय और भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करना। मानवीय और भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करना, तो शैक्षिक प्रशासन जो है मानवीय तत्वों जैसे कि शिक्षा, छात्र, कर्मचारी, प्रशासक आदि तथा भौतिक तत्वों, विद्यालय, भवन, साज सज्जा, उपकरण, फर्नीचर आदि में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, मतलब यही है इनका कि जो ये तो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चे ज़्यादा आ गए तो सीटें कम पड़ गई, सीधे सीटें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब स्कूल्स में बहुत ज़्यादा कमरे हैं तो बच्चे कम पड़ गए। तो ये क्या होता है? मतलब शैक्षिक प्रशासन एक नियमित रूप से बच्चे अगर बढ़ते जाते हैं तो मतलब रूम, कमरे जो हैं बनवाते जाते हैं। तो एक तरीके से इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने की बात कही जा रही है यहाँ पे। ठीक है,
अतः कुशल शैक्षिक प्रशासन की महती आवश्यकता है, मतलब इसीलिए बहुत ही जरूरी है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु कैसे? शैक्षिक प्रशासन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ठीक है, यह शिक्षा में अवसरों की समानता को आधार बनाकर प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा प्रदान करता है। मतलब यही है लोकतंत्र में, मतलब क्या है कि सभी को सब कुछ मिले। ठीक है, बराबर बराबर मिले। ठीक है, हालांकि अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग जिसको जितना मतलब हासिल करना है वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार जो सबको बराबर बराबर चीज़ें प्रोवाइड कराए, तो यहाँ पे लोकतंत्र में यही होता है। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ की आज़ादी होती है, मतलब एक लिमिटेड तक, आउट ऑफ मतलब लिमिट नहीं। ठीक है, फिर क्या है? अतः लोकतंत्र की मजबूती के लिए कुशल शैक्षिक प्रशासन का विशेष महत्व है और इसकी महती आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक नीतियों एवं योजनाओं का निर्धारण करने हेतु, देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये चीज़ भी जरूरी है। देखिए आप लोग हो सकता है भूल जाते हो, हम लोग पढ़ रहे हैं शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता भाई क्यों है। तो शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति, शिक्षा में मतलब जो बच्चे बहुत देर तक रहते हैं किसी क्लास में और फेल होते रहते हैं, उनको सब चीज़ों को दूर करना। ठीक है, मानवीय और भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करना, लोकतंत्र जो कानून है, जो मतलब लोकतंत्र में व्यवस्था है उसको मजबूत करना। ठीक है, फिर क्या है? शैक्षिक नीतियों तथा योजनाओं का निर्धारण करना, मतलब ये है कि वर्तमान में शिक्षा जो है एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, इसमें किया गया जो विनियोग है, मतलब जो किया गया व्यय है वो विनियोग कहलाता है। विनियोग किसे कहते हैं? कि धन का वापस आना, विनियोग। ठीक है, मतलब धन लगा करके वापस आना। किंतु क्या है, यह जो है दीर्घकालिक है, मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर होने वाला व्यय श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करता है और श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो है वो दीर्घकाल में संभव हो पाता है। तो इसीलिए जो शैक्षिक नीतियाँ और योजनाओं का जो निर्धारण करने हेतु तो क्या है, हमको शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब इसमें यही कहा जा रहा है कि मतलब लिंग भेद ना हो, वर्ग भेद ना हो, जाति भेद ना हो। ठीक है, असमानता को समाप्त करना हो, पिछड़े व कमजोर वर्ग के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना हो, इन सभी चीज़ों के लिए क्या है वो शैक्षिक प्रशासन काम आता है। ठीक है, उसका मतलब आवश्यकता इसीलिए होती है। फिर पाठ्यक्रम का निर्धारण करने हेतु, तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम का निर्धारण विभिन्न पहलुओं और साधनों में समन्वय शैक्षिक प्रशासन करता है। मतलब यह है कि जो पाठ्यक्रम निर्धारण और विभिन्न पहलुओं और साधनों में समन्वय जो है शैक्षिक प्रशासन स्थापित करता है। ओके, अतः शिक्षा में स्थायित्व और निश्चितता लाने के लिए, शिक्षा पर नियंत्रण रखने और पर्यवेक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण के साथ साथ सुव्यवस्थित रूप में आगे बढ़ाने हेतु शैक्षिक प्रशासन की महती आवश्यकता है। मतलब यह है कि अगर हर चीज़ें ढंग से करनी, एकदम ढंग से करना है, व्यवस्थित रूप से करना है, पाठ्यक्रम के अनुसार करना है, तो हमको शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होगी। तो शैक्षिक प्रशासन क्या क्या करता है? पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है, प्रजातांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक को मतलब है सुदृढ़ उसको सुदृढ़ करता है, और शैक्षिक नीतियों तथा योजनाओं का निर्धारण करता है, अपव्यय तथा अवरोधन को दूर करता है। अब शैक्षिक प्रशासन के गुण क्या होते हैं? शैक्षिक प्रशासन के गुण निम्नलिखित हैं, जैसे कि शैक्षिक प्रशासन में मानवता को प्रधानता दी जाती है। शैक्षिक प्रशासन नवीनतम एवं मानवीय विचारधाराओं को मानता है तथा उनसे जुड़ा रहता है। यह व्यक्तिगत तथा समाज का विकास करता है। शैक्षिक प्रशासन जो है वो लचीला होता है। शैक्षिक प्रशासन मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक तत्व से प्रभावित रहता है। शैक्षिक प्रशासन का संचालन सहानुभूति, प्रेम एवं सहयोग की भावना पर अधिक अवलंबित होता है, मतलब उस पर डिपेंड रहता है। जो प्रशासन जो है शैक्षिक प्रशासन, वो संचालन सहानुभूति, प्रेम एवं सहयोग की भावना पर अधिक अवलंबित होता है। तो यहाँ पे गुण पूछे जा सकते हैं, तो आप ये गुण ध्यान रखना है। ठीक है, कि लचीला होता है और मानव के और समाज के लिए विकास करता है, मानव को प्रधानता देता है। ठीक है, नवीनतम और मानवीय विचारधाराओं को मानता है और उनसे जुड़ा रहता है, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक तत्वों से प्रभावित रहता है, और प्रेम तथा सहयोग की भावना पर अधिक अवलंबित रहता है। नेक्स्ट क्या है कि शैक्षिक प्रशासन के रूप, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन के रूप क्या हैं? तो शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख विषय क्या है? प्राधिकरण या सत्ता का नियंत्रण माना जाता है। शैक्षिक प्रशासन का जो प्रमुख विषय है वो प्राधिकरण या सत्ता पर नियंत्रण माना जाता है, क्योंकि प्रशासन का स्वरूप, उसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता तथा नियंत्रण करने की शक्ति किस बिंदु पर आधारित है और उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, नियंत्रण वह प्रणाली है जिसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों तत्व प्राधिकरण और नियंत्रण मिलकर प्रशासन की गुणवत्ता का निर्णय करते हैं, और प्रशासन में प्राधिकरण तथा नियंत्रण के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं, जैसे कि केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण।
केंद्रीकरण का मतलब यही है कि जो प्रशासन है वो मतलब किसी एक के हाथ में, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो सारी शक्तियाँ हो वो किसी एक इंसान के हाथ में हो या एक ऐसा ग्रुप हो उसके हाथ में हो, ठीक है। वहाँ पे जो छोटे लोग हैं उनको, जो मतलब नीचे के जो कर्मचारी हैं, उनसे कोई सुझाव ना लिया जा रहा हो, उनको कोई अधिकार ना दिए जा रहे हो, तो इसीलिए इसको केंद्रीकरण कहते हैं। मतलब यह प्रशासन का वह स्वरूप है जिसमें सत्ता या शक्ति एक केंद्रीय साधन में निहित होती है। यह केंद्रीय साधन नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करता है, साथ ही आदेश व धन प्रदान करता है। इस प्रकार प्रशासन एकरूपता लाने पर बल देता है। इसमें शिक्षा पर राज्य का एकाधिकार होता है और यह प्रशासन नौकरशाही से अधिकृत होता है, ठीक। अब विकेंद्रीकरण क्या है? मतलब वही है कि प्रशासन का यह स्वरूप है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब यह स्वरूप जो है स्थानीय समुदायों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब ये स्थानीय समुदायों के आधार पर जो है ये आधारित होता है। अब है कि बाह्य तथा आंतरिक प्रशासन क्या होता है, बाह्य प्रशासन और आंतरिक प्रशासन क्या होता है। तो बाह्य प्रशासन मतलब एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, शिक्षा का वह बाह्य प्रशासन उस प्रभाव व आदेश का संकेत देता है जो उच्च स्तर की शक्ति द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। भारत में शिक्षा के बाह्य प्रशासन का अर्थ है शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय नियंत्रण से लगाया जाता है। भारत में शिक्षा के बाह्य प्रशासन का अर्थ शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय नियंत्रण से लगाया जाता है। बाह्य प्रशासन जानते हैं, मतलब कि ऊपर से आदेश आना, ठीक है, उसको बाह्य प्रशासन कहते हैं। आंतरिक प्रशासन क्या है? आंतरिक प्रशासन मतलब विद्यालय में ही जो लोग रहते हैं वहीं से जो है डिसीजन आना, उसको हम आंतरिक प्रशासन कहते हैं। आंतरिक प्रशासन से उस व्यवस्था का अर्थ लगाया जाता है जो विद्यालय का नेता अपने साथियों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रमों एवं क्रियाओं के संचालन के लिए स्थापित करता है, ठीक है। मतलब ये अंदर से, मतलब विद्यालय के अंदर से ही आंतरिक प्रशासन होता है। अब आते हैं 3rd नंबर चैप्टर पे, केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल लेवल। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत ने स्वयं को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी व्यवस्था को अपनाया। इस क्षेत्र में प्रस्तावित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश के कर्णधारों ने पंचवर्षीय योजना की बात कही, ठीक है। और उन्होंने यह अनुभव किया कि शिक्षा के अभाव में ना तो लोकतंत्र सफल होगा और ना ही आर्थिक समृद्धि में प्राप्ति की जा सकेगी। लोकतंत्र नहीं सफल होगा, मतलब जो लोकतंत्र की प्रक्रिया हम अपनाए हैं ये नहीं सफल होगा, और आर्थिक समृद्धि भी, मतलब जो हमारा मतलब देश है वो भी मतलब डेवलपमेंट नहीं ले पाएगा, कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा को भी स्थान दिया। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन्होंने एक घोषणा की कि मनुष्य जो है मशीनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए भौतिक योजनाओं की अपेक्षा मनुष्य के लिए विनियोजन करना अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब मनुष्य के लिए हम इन्वेस्टमेंट करें, किसमें? योजना में, मतलब तृतीय योजना में ऐसी बात कही गई थी। फिर क्या हुआ कि शिक्षा को व्यक्ति एवं समाज दोनों की प्रगति के लिए परमावश्यक समझा जाता है, ठीक है। ये समझ करके राष्ट्र के कर्णधारों ने उसकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। कर्णधार का तो समझ रहे हैं, जो मतलब वही जो ये सब पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं उन्हीं को हम कर्णधारक करते हैं। जैसे कि संविधान सभा बैठी थी तो आप उनको कर्णधारक कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा के माध्यम से, पूरी संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया था। फिर क्या है, केंद्र में शिक्षा का प्रशासन। केंद्र में शिक्षा का प्रशासन कैसे क्या हुआ है उसके बारे में समझेंगे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद में 1954 में केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। कब परिवर्तित किया गया शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में? 1954 में, ठीक है। 1957 में शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को जोड़ दिया गया। 1957 में शिक्षा मंत्रालय के साथ में वैज्ञानिक अनुसंधान को भी जोड़ दिया गया। उसके बाद 1958 में इस मंत्रालय को 2 भागों, मतलब शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय जो है अलग अलग कर दिया गया, विभक्त कर दिया गया। फिर 1963 में इन दोनों मंत्रालयों को जोड़ दिया गया और 2 भाग कर दिए गए, शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग, ठीक। उसके बाद 1967 और 68 ईस्वी में इस मंत्रालय को पुनः गठित किया गया और इन दोनों मंत्रालयों को फिर से मर्ज कर दिया गया, ठीक है, 1967-68 में। और इसमें ब्यूरोज, मतलब कुछ ब्यूरो की स्थापना कर दी गई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि ये कब चेंज हुआ, ठीक है, मतलब वही कि शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में कब परिवर्तित किया गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बस पढ़ लीजिए, समझ लिए, बस बहुत है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1967-68 में
मंत्रालयों को पुनः गठित करके कुछ ब्यूरोज बना दिए गए। कौन कौन से ब्यूरोज हैं वो? सांस्कृतिक क्रियाओं का ब्यूरोज, ब्यूरो ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है कि ब्यूरो ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ब्यूरो ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। फिर ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरो ऑफ जनरल एजुकेशन, ब्यूरो ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ब्यूरो ऑफ स्कॉलरशिप एंड यूथ सर्विसेज, ब्यूरो ऑफ लैंग्वेजेस एंड बुक प्रमोशन। ठीक है, तो इतने ब्यूरोज बना दिए गए थे। फिर 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास नामक नवीन मंत्रालय का सृजन हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 सितंबर 1985 को 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास नामक नवीन मंत्रालय का गठन किया गया, सृजन किया गया। इसके अंदर कुछ विभाग बनाए गए। कौन कौन से? शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, संस्कृति विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, कला विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, युवा कार्य एवं खेल विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, फिर महिला एवं बाल विकास विभाग, तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर। ठीक है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन बनाए गए, जो कि 26 दिसंबर 1985 को बना था। तो इसमें संगठनात्मक संरचना मतलब ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की गई है। उसमें क्या है कि शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय का एक घटक है। शिक्षा विभाग जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक है, जिसका पूर्ण नियंत्रण मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री की सहायता कौन करता है? शिक्षा और सांस्कृतिक उपमंत्री जो हैं, शिक्षा और सांस्कृतिक उपमंत्री जो हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्री की सहायता करते हैं। ठीक, फिर क्या है? सचिवालय में नेतृत्व शिक्षा सचिव द्वारा किया जाता है। जो सचिवालय का जो नेतृत्व है वो शिक्षा सचिव के द्वारा किया जाता है, जिसको सहयोग कौन देता है? अपर सचिव। ओके, फिर है प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव सलाहकार मतलब संयुक्त सचिव शिक्षा सलाहकार के प्रभार में होता है। मतलब जो है आप समझ रहे हैं ना, जॉइंट कमिश्नर मतलब जॉइंट सेक्रेटरी मतलब जॉइंट एजुकेशनल एडवाइजर, जो मतलब आईएएस का जब प्रमोशन होता है ना तो डायरेक्ट वो जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। ठीक है, जिसे प्रभागीय प्रमुख सहयोग देते हैं। ठीक है, जिसे प्रभागीय प्रमुख सहयोग देते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधीनस्थ कार्यालय बनाए गए, जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं। ठीक है, इसके अधीनस्थ कार्यालय हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। ठीक है, फिर क्या है? उपरोक्त कार्यालयों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग ने निम्नलिखित स्वायत्त संगठन भी स्थापित किए हैं, जैसे कि एनसीईआरटी और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा प्रशासन स्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो हैं किसके अंतर्गत हैं? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत मतलब शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं। इसके महत्वपूर्ण अधीनस्थ मतलब उसके भी मतलब इसके अंडर में आते हैं, इसके शिक्षा विभाग के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संस्थाएं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निम्नलिखित संस्थाएं उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान के लिए कार्य करती हैं, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान के लिए कार्य करती हैं। जैसे कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पे है? ये शिमला में है। जैसे कि आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लगा है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, तो साइंस से रिलेटेड है ये, नई दिल्ली में है। फिर भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, ये ऐतिहासिक है तो ये नई दिल्ली में है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, ये भी नई दिल्ली में है। देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो कि कहाँ पे कौन है, ठीक है, और ऑप्शन में नई दिल्ली लिखा हो तो आप नई दिल्ली ही लगा देना। ठीक है, अगर समझ में ना आ रहा हो तो तब की बात बता रहा हूँ। अगर ऑप्शन में नई दिल्ली नहीं दिया है तो फिर आप पे ही डिपेंड है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में नई दिल्ली दिया है और समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या है तो नई दिल्ली लगा देना। फिर भाषाओं की प्रोन्नति के क्षेत्र में प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं। भाषाओं की प्रोन्नति के क्षेत्र में प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कहाँ पे है ये? लखनऊ में। केंद्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। केंद्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में है। फिर केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये कहाँ पे है? आगरा में। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? आगरा में। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में भी है और केंद्रीय संस्कृत संस्थान भी नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो है यह संस्थान संस्कृति की प्रोन्नति, विकास तथा अनुसंधान में लगा हुआ है। यह संस्थान क्या है? संस्कृत की प्रोन्नति, विकास तथा अनुसंधान में लगा हुआ है। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र से संगठन है, मतलब स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में
संगठन कौन कौन से हैं? विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार से निम्नलिखित संगठन संबंध है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन तो नई दिल्ली में है, नवोदय विद्यालय समिति ये भी नई दिल्ली में है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समिति ये भी नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ये भी नई दिल्ली में है और एनसीईआरटी ये भी नई दिल्ली में है। देखा, मतलब अधिकतर जो इसके मुख्यालय हैं वो नई दिल्ली में ही हैं। ठीक है, फिर आता है प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में संगठन। देखिए, एक बाल भवन सोसाइटी है जो कि नई दिल्ली में है। इस सोसाइटी में 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में सृजनात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने में योगदान दे रही है। ठीक है, 5 से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों के सृजनात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने का योगदान दे रही है। फिर आता है पुस्तक संवर्धन के क्षेत्र, मतलब पुस्तकों के छापने और पुस्तकों को पढ़ाने बढ़ाने के संबंध में। तो एक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है नई दिल्ली में, वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त शासी संगठन है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 13 भारतीय भाषाओं में सामान्य पाठकों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करता है। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है, नई दिल्ली में है, मानव विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संगठन है। 1957 में इसकी स्थापना हुई है और 13 भाषाओं में सामान्य पाठकों के लिए जो है मतलब पुस्तकें प्रकाशित करता है 13 भाषाओं में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि ट्रस्ट जो है वो भारतीय विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थाओं के छात्रों, ट्रस्ट क्या है? भारतीय विश्वविद्यालयों, जो इस ट्रस्ट है ऊपर मतलब राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जो है ये ट्रस्ट भारतीय विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं, छात्रों, शिक्षकों, इन सभी को क्या है एक उचित मूल्य पर पुस्तकें जो हैं तैयार करके प्रदान करता है, इन लोगों को देता है, इनकी सहायता करता है। ठीक है, और ये पुस्तक मेले, उत्सव, संगोष्ठियाँ, कार्यशाला वगैरह भी आयोजन करता है कौन? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। फिर नेक्स्ट है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में संगठन, तो इसमें मुख्य संगठन है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, भारतीय खान स्कूल धनबाद, राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी रांची, आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल नई दिल्ली, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद। फिर क्या है? अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता तथा लखनऊ स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ कहाँ पे है? मतलब इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है, कोलकाता में है और लखनऊ में है। ठीक है, फेमस इंस्टीट्यूट। फिर है कि मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर मतलब जो आईआईटी हैं ये। ठीक है, फिर है 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। क्या है? 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे हैं? ये सारे के सारे आपको याद करना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये सभी को एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, एक क्या बोलते हैं, एक नोट आता है, उससे आप लिख करके अपने टेबल के सामने चिपका लीजिए। जैसे ये था और हमने लास्ट में पिछले भी डिस्कस किए हैं, उन सभी को लिख करके आप अपने टेबल शीट के सामने मतलब वॉल में चिपका लो। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की भूमिका क्या होती है? देखिए, जो केंद्र सरकार है वो माध्यमिक शिक्षा को लेकर के अच्छे काम कर रही है। जैसे कि केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को सुधार के लिए बहुत से कार्यक्रम प्रस्तावित किए हैं, जैसे शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन के लिए राज्य ब्यूरो स्थापित करना, राज्य मूल्यांकन एकक मतलब स्टेट एवेल्यूएशन यूनिट, फिर विज्ञान के राज्य संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस आदि जो है स्थापित कर रहा है ये। ठीक, फिर क्या? शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन। तो केंद्र सरकार ने डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के अंतर्गत केंद्रीय शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की है, के अंतर्गत केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की है। इस ब्यूरो के मुख्य कार्य हैं निर्देशन सेवाओं की प्रकृति तथा उसकी आवश्यकताओं के लिए जागरूकता विकसित करना, व्यावसायिक निर्देशन सामग्री एकत्रित करना, निर्देशन से संबंधित साहित्य तैयार करना। ठीक है, इसका ये क्या है? कार्य है। फिर पर्यावरण शिक्षा की बात की गई है, तो इसमें पर्यावरण की बात ये कही गई है। देखिए, इसमें ये कहा गया है आपको कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार जो है भूमिका निभा रही है। ये केंद्र सरकार के काम है। केंद्र सरकार के क्या काम है शिक्षा में? कि शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन, मतलब वो जो एक तरीके से इंस्टीट्यूट स्थापित किए, जैसे कि क्या उसने कुछ इंस्टीट्यूट बनाए, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंड के अंतर्गत क्या किया? निर्देशन जो है वो सेवाओं की प्रकृति तथा उनकी आवश्यकताओं के जागरूकता विकास वगैरह करने की बात कही, मतलब साहित्य तैयार करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। ठीक है,
फिर है पर्यावरण शिक्षा के बारे में बताना। तो भाई 1998 और 89 में एक योजना बनाई गई जिसमें स्थानीय पर्यावरण तथा शिक्षा कार्यक्रमों के बीच में संश्लेषण किया गया। ठीक है, स्थानीय पर्यावरण और शिक्षा कार्यक्रमों के बीच में संश्लेषण किया गया। इन मतलब पर्यावरण शिक्षा का मतलब यह है एक तरीके से यहाँ पे आपको ये लाइन याद रखनी कि 1988 से 89 में एक योजना बनाई गई जिसमें स्थानीय पर्यावरण तथा शिक्षा कार्यक्रमों के बीच में संश्लेषण किया गया। ठीक है, और ये सब जो चीज़ें हैं 100% जो है मतलब इनका जो इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल जो है वो कौन फाइनेंस कर रहा है, वो सेंटर फाइनेंस कर रहा है, किसको, स्टेट्स वगैरह को। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है छात्रों में पर्यावरण से संबंधित एक स्वस्थ तथा सही दृष्टिकोण तथा जागरूकता विकसित करना, मतलब उनको एक अच्छा जो है दृष्टिकोण उनको विकसित करना बालकों का। ठीक है, फिर एक केंद्रीय विद्यालय। तो द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की मतलब जो योजना की थी। कब खोला था ये? देखिए 850 केंद्रीय विद्यालय हैं। ठीक है, कक्षा 8 से मतलब कक्षा 8 तक जो है वो निःशुल्क पढ़ाई की जाती है। ओके, इसमें 9, 10, 11 के जो बच्चे हैं उनसे फीस ली जाती है और ये विद्यालय उन कर्मचारियों के लिए खोले जाते हैं जिनके पद स्थानांतरित होते हैं, जिनका जो ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, उनके लिए केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं। इन विद्यालयों का संचालन जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन नामक जो है एक संस्था करती है। इंपॉर्टेंट है ये, केंद्रीय विद्यालय संगठन नामक संस्था करती है केंद्रीय विद्यालयों का। ओके, इन विद्यालयों के जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कम खर्च पर शिक्षा के स्तर को कायम रखना। कम खर्च पर शिक्षा के स्तर को कायम रखना। इसलिए आप लोग देखते होंगे बहुत लोग कोशिश करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का हो जाए। ठीक है, विधायक सांसद सबसे सोच लगवाते हैं, तो मतलब इसीलिए क्योंकि इसमें कम पैसों पे बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। क्या है ये? 1952 में स्थापित हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये पॉइंट आओ तो नोट कर लो। ओके, यह जो परिषद है वो अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक त्रिवर्षीय कोर्स, उच्चतर माध्यमिक बहुउद्देशीय तथा उच्चतर माध्यमिक एक वर्षीय परीक्षाएं लेती है। ठीक, और जो विद्यालय है वो एक तेहरान में भी स्थित है और इसका जो संचालन है वो सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नामक स्वायत्त संस्था करती है। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय। क्या है ये? ये विशिष्ट प्रतिभा के बच्चों के लिए है। मतलब नवोदय विद्यालय जो है विशिष्ट प्रतिभा के बच्चों के लिए जिनके पास जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो इकोनॉमिकल वीक हैं। ठीक है, और वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको मतलब इकोनॉमिकल वो वीक हैं उसको हटाते हुए मतलब यहाँ पे कहते हैं प्रतिभावान बच्चों की पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना उनके सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिकतम तकनीकी सुविधाओं सहित श्रेष्ठ स्तर की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। ओके, इसमें त्रिभाषाई फार्मूला अपनाया जाएगा, मतलब हिंदी, इंग्लिश और उनकी लोकल लैंग्वेज। ओके, अनुभव और सुविधाओं के आधार पर शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना। ओके, तो इसका संचालन कौन करता है? नवोदय विद्यालय समिति। जैसे केंद्रीय विद्यालय जो केंद्रीय विद्यालय का संचालन कौन करता है? केंद्रीय विद्यालय समिति। ऐसे नवोदय विद्यालय का नवोदय विद्यालय समिति। ओके, और यह एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। कौन? नवोदय विद्यालय समिति जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। यह संस्था समिति के रूप में 28 फरवरी 1985 को पंजीकृत हुई थी। कब? समिति के रूप में 28 फरवरी 1985 को पंजीकृत हुई थी नवोदय विद्यालय समिति। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि नवोदय विद्यालय में जो दाखिला है वो क्लास 6 से होता है, याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद मतलब NCERT। ठीक है, इन्होंने अभिकरण स्थापित किए हैं, मतलब इनके जो ब्रांचेज हैं उन्होंने स्थापित किए हैं। ये अभिकरण कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप ये तो याद रखिए कि इनके अभिकरण मतलब इनके जो ब्रांचेज हैं कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेज हैं। ओके, फिर कि क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर में की गई है। ठीक, कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवीन प्रयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो कॉलेज हैं वो शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवीन प्रयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर मुक्त विद्यालय क्या होते हैं? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 1989 में केंद्रीय मतलब 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा देश में अपनी तरह का पहला खुला विद्यालय दिल्ली में खोला गया था। पहली बार CBSE द्वारा देश में अपनी तरह का पहला खुला विद्यालय दिल्ली में खोला गया था। ठीक है, ओपन स्कूल जिसको हम बोलते हैं, 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली के द्वारा। ओके,
नेक्स्ट है कि जो राष्ट्रीय खुला विद्यालय जो है वो सुदूर शिक्षा के माध्यम से लाखों लोगों को वैकल्पिक खुली शिक्षा व्यवस्था प्रदान करता है। इसमें चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी के गरीब लोग हों या महिलाएं हों, अनुसूचित जाति जनजाति हों, कामगार हो, वयस्क हों, स्कूल से छूटे हुए लोग हों, ठीक है, कोई भी हो, वो क्या है मतलब सुदूर शिक्षा के माध्यम से लाखों लोगों को वैकल्पिक खुली व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था कराता है। कौन? ओपन स्कूल। ठीक है। फिर क्या है? शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम। शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम जो क्या है, चौथी योजना मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सन 1972 में शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। ठीक है, चौथी योजना में शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में एक शैक्षिक टेक्नोलॉजी केंद्र स्थापित किया गया। कब? देखिए, जो शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम है उसको चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सन 1972 में स्थापित किया गया, मतलब कार्यक्रम शुरू कर दिया गया उसमें, और उसमें एक शैक्षिक टेक्नोलॉजी केंद्र स्थापित किया गया और 31 दिसंबर 2012 तक 400 विश्वविद्यालय और कॉलेजों को उससे जोड़ा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है कि NCERT में एक केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान तथा 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में राजकीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित हुए हैं। ठीक है, मतलब NCERT में एक केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान और 6 राज्यों में राजकीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान। वहाँ पे क्या है? सेंट्रल में है और यहाँ पे क्या है? स्टेट्स में है। तो स्टेट में NCERT के ब्रांचेस कितने मतलब कहाँ पे हैं? तो 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विद्यालय में विज्ञान की शिक्षा में सुधार। ठीक है, विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार। तो सन 1987 और 88 में 87 और 88 में जबकि नई शिक्षा नीति आई थी 1986, तो उसमें सन 87 और 88 में केंद्र द्वारा प्रायोजित विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार की एक योजना शुरू की गई। ठीक है, इसके तहत माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मतलब प्रयोगशालाएं वगैरह बनाने की बात कही गई। इस योजना का जो लक्ष्य था वो 8वीं योजना के अंत तक देश के मतलब 8वीं योजना के अंत तक इसका लक्ष्य क्या था? हाँ, इसका लक्ष्य था कि 8 मतलब सभी उच्च प्राथमिक, सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों को इस योजना से लाभान्वित करना। मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना तक इनका उद्देश्य था कि सभी उच्च प्राथमिक, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों को इस योजना से लाभान्वित करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा। तो विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा कैसे क्या होगा? तो कंप्यूटर के विविधतापूर्ण उपयोग और एक शिक्षा माध्यम के रूप में इसकी संभावनाओं से छात्रों और शिक्षकों को परिचित करवाने के लिए इलेक्ट्रिक विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 1984-85 में 248 चुने गए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर ज्ञान और अध्ययन एक मार्गदर्शी परियोजना आरंभ की गई। कब? 1984 और 1985 में कंप्यूटर ज्ञान और अध्ययन पर एक मार्गदर्शी परियोजना आरंभ की गई। ठीक है, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में। फिर इसमें सॉफ्टवेयर विकास, शैक्षिक सहायता, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय शैक्षिक मतलब NCERT जो है एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करती है। फिर नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है? वहाँ की पूरी जो एजुकेशन चीज़ें हैं वो सारा का सारा व्यय, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो केंद्र जो है वो उठाता है। ठीक है, सेंटर उठाता है। नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा की उन्नति और सुधार के लिए जो है उसमें महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय अनुशासन योजना, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, राष्ट्रीय लक्ष्मी बाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। ठीक है, केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4, राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट लेवल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब मतलब राज्य स्तर पर क्या था, वो केंद्र स्तर पे था और ये राज्य स्तर पे है। ओके, इसमें है कि 560 देशी रियासतें थी जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और अंग्रेज छोड़ करके चले गए थे। तब उस टाइम टोटल 29 प्रशासनिक इकाइयाँ थीं
और 1956 में पुनः राज्यों को संगठित किया गया था, जिसमें 14 राज्य थे तथा 6 संघ शासित प्रदेश थे। ठीक है। इसके बाद मानचित्र में फिर परिवर्तन हुआ और बम्बई तथा पंजाब को भाषा के आधार पर विभक्त किया गया। ठीक है। 1953 में जो है आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था भाषा के आधार पर। उसके बाद बम्बई, पंजाब और मतलब और भी स्टेट्स जो हैं वो भाषा के आधार पर विभक्त हुए थे। ठीक। तो बम्बई को गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब को पंजाब तथा हरियाणा में भी बांटा गया। बम्बई को गुजरात और महाराष्ट्र में और पंजाब को पंजाब तथा हरियाणा में बांटा गया। 2 अप्रैल 1970 को असम राज्य में एक स्वायत्तता प्राप्त इकाई की स्थापना हुई, जिसको हम मेघालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद 3 नए राज्य जो हैं सन 2000 में 3 नए राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से, झारखंड बिहार में से गठित किए गए। अब क्या है, भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। 8 संघ शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। ओके। अब राज्यपाल जो है वह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है। राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। और प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होती है और प्रत्येक मंत्रिपरिषद में एक शिक्षा मंत्री होता है। ओके। और शिक्षा मंत्री से संबंधित सभी नीतियाँ, मामले, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? शिक्षा मंत्री ही लेता है। ठीक है। तो इसीलिए शिक्षा मंत्री जो हैं वो राज्य में सभी प्रकार की शिक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, अधिकतर होते हैं, और मतलब कहीं कहीं पर नहीं होते हैं। क्यों? राज्य में और भी जो मतलब राज्य मंत्री होते हैं उनके पास भी कुछ मंत्रालयों से संबंधित शैक्षिक मामलों के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है अधिकतर जो है केसेस में वो शिक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ओके। फिर है जैसे कि प्रत्येक राज्य में शिक्षा निदेशक या सार्वजनिक शिक्षा निदेशक राज्य के शिक्षा विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है। देखिए, प्रत्येक राज्य में शिक्षा निदेशक, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है, या सार्वजनिक शिक्षा निदेशक, ये दो जो मतलब या तो शिक्षा निदेशक या फिर सार्वजनिक शिक्षा निदेशक, ये क्या हैं? शिक्षा विभाग के प्रशासकीय अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। प्रशासकीय अध्यक्ष होते हैं, परंतु वह जो है शिक्षा मंत्री के नियंत्रण में ही काम करते हैं। ठीक है। हम लोग चाहे कितने भी बड़े IAS बन जाएं या कितने भी बड़े टीचर या BEO में कुछ भी बन जाएं, ठीक है, लेकिन हम लोग मंत्री के अंडर में ही काम करेंगे। ठीक है। क्योंकि वो प्रतिनिधि होते हैं लोगों के द्वारा, और हम किसके प्रतिनिधि हैं? सरकार के। ठीक है। तो हमको सरकार के अंडर में ही रह करके ही काम करना पड़ता है। क्या है, शिक्षा विभाग के अधिकारी 3 स्तर पर कार्य करते हैं: निदेशालय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे और जिला स्तर पे। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे एक बन सकता है। ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पे एक बन सकता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कितने स्तर पर कार्य करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है कि राज्य का शिक्षा विभाग, इधर से अधिकारी और इधर से स्तर। ठीक है। शिक्षा मंत्री से नीचे शिक्षा सचिव, उसके नीचे शिक्षा निदेशक या सार्वजनिक शिक्षा निदेशक, उसके नीचे हैं सर्किल शिक्षा ऑफिसर या उप शिक्षा निदेशक, फिर है जिला विद्यालय अधिकारी, इधर है राज्य का शिक्षा, फिर शिक्षा सचिवालय, शिक्षा निदेशालय, क्षेत्रीय तथा सर्किल स्तर पे, फिर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, जिला अधिकारी के बाद फिर जिला विद्यालय निरीक्षक या फिर ब्लॉक अधिकारी। ओके। फिर आता है शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय क्या है? इसमें प्रमुख अधिकारी वो शिक्षा मंत्री होते हैं और इसमें 1-2 उप मंत्री भी होते हैं। शिक्षा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 1-2 उप मंत्री भी होते हैं। ठीक है। मतलब शिक्षा मंत्री जी की हेल्प के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में चीज़ें हैं। शिक्षा मंत्री क्या है? जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होते हैं और वो राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। राज्य विधानमंडल जानते हैं, मतलब विधानसभा और विधान परिषद को मिला करके राज्य विधानमंडल बनता है। तो कोठारी कमीशन ने एक सुझाव दिया था। क्या सुझाव था? कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए, इसका चेयरमैन शिक्षा मंत्री हो और उसमें राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों, शिक्षा के विभिन्न शाखाओं के संचालकों तथा कुछ शिक्षा मर्मज्ञों को सदस्यता प्रदान की जाए। इसका कार्यक्षेत्र विद्यालय शिक्षा तक सीमित हो। ठीक है। और यह विद्यालय शिक्षा से संबंधित मामलों में राज्य सरकार को परामर्श दे, लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। ठीक है। फिर क्या है, शिक्षा मंत्री के कार्य क्या हैं भाई? तो कार्य क्या शिक्षा मंत्री के हैं? इसकी शिक्षा नीति का निर्धारण करना और राज्य में शिक्षा पद्धति के लिए नेतृत्व प्रदान करना, कि भाई हम लीडरशिप कर रहे हैं और हम योजनाएं बना के दे रहे हैं और सभी लोग भाई आप लोग इम्प्लीमेंट करो। जो अब ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं।
शिक्षा से संबंधित विषयों पर पूछे गए प्रश्नों का विधानमंडल के समक्ष उत्तर देना। अब जैसे कि क्या होता है, वो लोग हम लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उनको सदन में जाकर के उस चीज़ का जो जब विपक्ष सवाल उठाता है कि मतलब जनता को परेशानी हो रही है और आप ध्यान नहीं दे रहे, तो उनको क्या होता है कि शिक्षा से संबंधित विषयों पर पूछे गए प्रश्नों का विधानमंडल के समक्ष उत्तर देना, वहाँ पे उनको उत्तर देना होता है। विधानसभा है उसमें तो उत्तर देना ही पड़ेगा, अगर विधान परिषद है तो उसमें भी उनको उत्तर देना होता है, ठीक है। फिर निजी प्रबंधकों तथा स्थानीय संस्थाओं को स्कूलों के संचालन में सहायता देना, मतलब उनकी हेल्प करना, ठीक है। शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना और राज्य शैक्षिक क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना तथा विभिन्न कार्यक्रमों के परिणाम की जांच करना, मतलब एक तरीके से प्रोत्साहन करना, ठीक है। अगर कुछ चीज़ नहीं हो पा रही, पैसे कम है या कुछ भी, तो उसमें गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करे, ठीक है, शिक्षा मंत्री जो हैं वो सपोर्ट करें। तो इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य के शिक्षा के 2 अंग हैं, शिक्षा सचिवालय और शिक्षा निदेशालय। कितने अंग हैं राज्य के शिक्षा विभाग में? 2, शिक्षा सचिवालय और शिक्षा निदेशालय। तो शिक्षा सचिवालय में क्या होता है? शिक्षा सचिवालय में क्या है कि सचिवालय जो है प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा मंत्री या या तथा जो है उपमंत्री से संबंधित होता है। जो सचिवालय किससे संबंधित होता है? शिक्षा मंत्री से और उपमंत्री से। शिक्षा से संबंधित सभी नीतियाँ शिक्षा सचिवालय में निर्णीत की जाती हैं। जो शिक्षा से संबंधित सभी नीतियाँ पॉलिसीज हैं वो शिक्षा सचिवालय में बनाई जाती हैं। सचिवालय का जो अध्यक्ष है वो शिक्षा सचिव होता है। सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा सचिव होता है। और शिक्षा सचिव कौन होता है? आईएएस जो होते हैं उसको शिक्षा सचिव बनाते हैं, ठीक है। जो कैबिनेट जो मतलब सेक्रेटरी बनते हैं सचिव, वो अखिल भारतीय मतलब आईएएस प्रमोशन ही उनका होता है, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं, ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल के सिवाय प्रत्येक राज्य में शिक्षा सचिव का पद जो है शिक्षा संचालक के पद से पृथक है। शिक्षा संचालक के पद से और मतलब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो है वो अलग है और शिक्षा सचिव का जो पद है वो अलग है। तो शिक्षा निदेशालय क्या है? ये शिक्षा निदेशालय एक कार्यपालिका जो है एक कार्यपालक संस्था है, ठीक है। ये मतलब वस्तुतः ये सरकार तथा राज्य के बीच में जो फैली हुई सैकड़ों शिक्षा संस्थाओं के बीच जोड़ने वाली एक कड़ी है, ओके। फिर क्या है कि सबसे बड़ा अधिकारी जो है, इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो शिक्षा निदेशक है, जो कि शिक्षा संबंधी मामलों में शिक्षा मंत्री का सबसे बड़ा विशेषज्ञ परामर्शदाता होता है और वह शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है और संपूर्ण राज्य की शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? शिक्षा निदेशक, ठीक है। शिक्षा निदेशक जो है वो संपूर्ण राज्य की शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। उसको प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसको स्थानीय संस्थाओं से भी मतलब जो है संबंध रखना पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए भी वो उत्तरदायी होता है। राज्य की संपूर्ण शिक्षा पद्धति पर उसका उत्तरदायित्व है, इसलिए वह राज्य के विद्यालय के सिंडिकेट या कार्यकारिणी परिषद, लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि का पदेन सदस्य होता है। पदेन सदस्य जानते हैं किसको कहते हैं? मतलब जैसे कि अगर ये कहा जाए कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू जी, वो मतलब राज्यसभा के पदेन सदस्य हैं। तो भाई बता सकते हैं? देखिए, एक तो वो उपराष्ट्रपति हैं ही हैं, ठीक है, वो क्या है वहाँ, और उसके मतलब राज्यसभा के पदेन सदस्य हैं, ठीक है। वहाँ पे मतलब वो उसका संचालन करते हैं राज्यसभा का, ठीक। फिर क्या है? क्षेत्रीय या सर्किल स्तर, मतलब एक एरिया लेवल पे जो है शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से कई क्षेत्रों को हम सर्किल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो है एक सॉलिड जो है इम्प्लीमेंटेशन हो सके वहाँ पे किसी भी प्लान का, किसी भी योजना का, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र या रीजन जो है वो उप शिक्षा निदेशक के अधीन होते हैं, ठीक है। लेकिन पंजाब में ये सर्किल शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में ये डिविजनल इंस्पेक्टर या फिर सुपरिटेंडेंट के अधीन होते हैं, ओके। फिर है जिला स्तर। जिला स्तर में जो है एक तरीके से कह सकते हो कि ये डिस्ट्रिक्ट जो डीएम होता है उसी के अंडर में होता है। मतलब जो डीएम के जैसा मतलब जिला शिक्षा अधिकारी पूरा लेवल पे होता है, जिला शिक्षा अधिकारी उसके अंदर में होता है, या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक उसके अंडर में होता है। फिर ब्लॉक लेवल पर अगर आएंगे तो ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक या तालुका लेवल मतलब होता है, दोनों को ब्लॉक या तालुका कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ राज्यों में शिक्षा प्रदान का जो स्तर है वो ब्लॉक या तालुके लेवल पर होता है। जैसे कि पंजाब तथा हरियाणा में प्राइमरी शिक्षा एजुकेशन के लिए इस स्तर का प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। देखिए, कहीं से क्या होता है कि ब्लॉक लेवल पे ऑपरेट होता है, बहुत अच्छा ऑपरेट होता है,
ठीक है। और कहीं से क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऑपरेट होता है। तो पंजाब और हरियाणा में क्या है, ब्लॉक लेवल से ऑपरेट होता है। बहुत अच्छा, यहाँ पे उन्होंने डाला भी है, मतलब लिखा भी है, ठीक है। अब जानते हैं एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी एक ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसा प्रशिक्षण परिषद है, ठीक है, जो जिसके माध्यम से पूरे भारत में चीज़ें चलती हैं। ये एनसीईआरटी है, मतलब नेशनल, यहाँ पे ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान है। और एनसीईआरटी क्या होता है, मतलब नेशनल लेवल पे, ठीक है, वो नेशनल लेवल पे वर्क करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वह राज्य स्तर पर, वही कार्य जो राज्य स्तर पर है, एससीईआरटी भी करती है, मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, एससीईआरटी। राज्य स्तर पर शिक्षा में अनुसंधान तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रदेश तथा केंद्र शासित क्षेत्र में एनसीईआरटी की स्थापना की गई है, ठीक है। लेकिन राज्य स्तर पे एससीईआरटी की स्थापना की गई है, ओके। यहाँ राज्य के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। विज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में यह विशेष रूप से कार्य करती है। कौन, एससीईआरटी, ठीक है। अब क्या है, एनसीईआरटी अपने राज्य की आवश्यकता अनुसार नए विभाग खोलकर उनके विशेषज्ञ नियुक्त करता है। उदाहरण के लिए जनजातियों की अधिक आबादी वाले प्रदेश में उनकी उनका प्रतिनिधित्व करना, ठीक है। तो उनके लिए एनसीईआरटी जो है, यहाँ पे एससीईआरटी है, ठीक है, यहाँ पे एससीईआरटी है, यहाँ पे भी एससीईआरटी है, यहाँ पे भी एससीईआरटी है, यहाँ पे भी एससीईआरटी, यहाँ पे इन्होंने एनसीईआरटी लिखा है, ठीक है, यहाँ पे एससीईआरटी है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे एनसीईआरटी ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राज्य की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नहीं है कि एनसीईआरटी, यहाँ पे एससीईआरटी, क्योंकि इन्होंने राज्य की आवश्यकता अनुसार, मतलब अपने राज्य की आवश्यकता अनुसार नए विभाग खोलने की बात कही है, तो यहाँ पे एससीईआरटी होगा, ओके। राज्य की अगर बात आ रही है तो वहाँ पे एससीईआरटी होगा। फिर क्या है कि एनसीईआरटी जो है के द्वारा अनुसंधान किए गए शैक्षिक महत्व के विचार तथा कार्य को देश के कोने कोने में पहुंचने का कार्य यह संस्थान ही संपादित करता है। एनसीईआरटी मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर के विद्यालय तथा शिक्षकों के लिए ही कार्य करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जिला स्तरीय शिक्षा या डाइट। तो डाइट क्या है, एक प्रशिक्षण, मतलब क्या है, प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है, जहाँ पे मतलब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो 1986 में जब नई शिक्षा नीति आई थी, तब उसमें प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास के लिए और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए क्रियान्वयन के लिए 1988 में जिला स्तर या मंडलीय स्तर तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी। इसकी संकल्पना 1986 की नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन के कार्यक्रम एनपीई नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, या फिर पीओए में की गई थी, ठीक है। डाइट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा विद्यालय के अध्यापकों, औपचारिकतर तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं को उनके शैक्षिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक किया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि भाई डाइट का मतलब ये है कि छोटे छोटे वहाँ पे जो प्राइमरी लेवल पे जो एक ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है, वो ट्रेनिंग की स्थापना जो शुरुआत है वो 1988 में हुई थी, स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई थी, और 1986 में जब नई शिक्षा नीति लागू हुई थी तब हुई थी, ठीक है। डाइट में बस इतना ही समझना है हमको। फिर नेक्स्ट है कि स्थानीय निकायों का कार्यक्षेत्र। स्थानीय निकायों का कार्यक्षेत्र क्या होता है, मतलब देखिए यद्यपि राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा है, परंतु उनको सीमित अधिकार ही प्रदान किए हैं, ठीक है। स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो अधिकार प्रदान किए हैं, उनका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है। राज्य सरकारों ने निरीक्षण, शिक्षकों का प्रशिक्षण, पाठ्य निर्धारण और वित्तीय व्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखा है। बाकी जो सारे चीज़ें हैं वो प्रशासनिक जो कार्य है वो स्थानीय निकाय को सौंप दिया गया है। अब शिक्षकों की जो नियुक्ति की बात की जा रही है, तो शिक्षकों की नियुक्ति क्या है, स्थानीय निकायों के माध्यम से हो सकती है, ठीक है।
लेकिन इसकी जो नियुक्ति है वो चयन समिति जो है वो राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व की ही होगी, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की। लेकिन यहाँ पे इनकी नियुक्ति वहाँ पे जैसे कि लिखा पढ़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे साइन वगैरह करना, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे स्थानीय निकाय करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक स्थानीय निकायों के कर्मचारी माने जाएंगे। फिर सेवा दशाएं, तो सेवा दशाओं का मतलब ये है कि शिक्षकों की जो सेवा दशाएं हैं, मतलब जो उनके जो पेंशन जो सैलरी वगैरह मिल रही है, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, राज्य सरकार के द्वारा जो है स्वीकृत प्राप्त करनी होगी उनको। मतलब वैसे राज्य सरकार ही करती है, लेकिन अगर खुद करना है स्थानीय प्रशासन को तो उनको राज्य सरकार से स्वीकृत प्राप्त करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम स्थानीय निकाय का कार्यक्षेत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्थानीय निकाय का कार्यक्षेत्र क्या होता है। फिर अन्य कर्मचारी, तो मतलब क्लर्क है, चपरासी है आदि की नियुक्ति, मतलब ये सब चीज़ें मतलब यहाँ पे की जा रही कि अगर ये सब चीज़ें कुछ होती हैं तो स्थानीय निकाय मतलब ये अपने स्तर से कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड, ठीक है। पाठ्य पुस्तकें, तो पाठ्य पुस्तकें अगर जो स्टेट है वो अगर ऑप्शन रखता है 4-5 तो उसमें से मतलब जो स्थानीय निकाय है उनको चूज करने का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर नहीं रखता है तो जो स्टेट देगा स्थानीय निकायों को वही वो एक्सेप्ट करेंगे। विद्यालय दिवस तथा छुट्टियां, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है कि मतलब जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो छुट्टियां हैं वो मतलब आप जो स्थानीय निकाय है अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, लेकिन ये राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। फिर है कि भारत में स्थानीय संस्थाएं बहुत ही इनके समस्या क्या हैं, बहुत ही समस्याएं हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो 81% से अधिक प्राइमरी स्कूलों में इनका संचालन किया जा रहा है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश ने अपने हाथों में ले लिया है, परंतु लोकतंत्री विकेंद्रीकरण हो रहा है ना, तो इसके माध्यम से भी इनके ऊपर काफ़ी बर्डन आ गया है। और इस संबंध में राज्य सरकारों का भी यह दायित्व है कि वे इनको उपयुक्त निर्देशन प्रदान करें। और क्योंकि अधिकांश जनता अभी निरक्षर और अनुभवहीन है, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फिर क्या है, शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन में हमको लास्ट बचता है कि प्रत्येक जिले में एक विद्यालय बोर्ड मतलब स्कूल बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसमें व्यक्तियों को सदस्यता दी जाए। कौन कौन से, जिला परिषद के प्रतिनिधि, जिले की नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षा मर्मज्ञ और अपदेन सदस्य, मतलब सिर्फ उसी पे हो, मतलब उनका कहीं और वो ना हो। तो अपदेन सदस्य जैसे शिक्षा, कृषि, उद्योग एवं अन्य विभागों के अधिकारी गण, ठीक है। तो इनकी स्थापना की जाए और इनसे जो है सलाह मांगी जाए, और जो वहाँ सलाह लेकर के अगर सलाह अच्छी लगती है तो स्टेट्स को मतलब उनको अप्रूव करने के लिए भेजा जाए, और फिर वहाँ स्थानीय लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हम लोगों ने 2, 3 और 4 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, और आई थिंक काफ़ी लंबा